नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा। वेलकम टू द वीरेन मिश्रा शो। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में जो भी चीजें हो रही हैं वो सब आप लोग सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रोज देख ही रहे हैं। दिन रात वही खबर चल रही है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि इस समय भारत के लोग रात रात भर जाग रहे हैं और सेना कहां कहां पहुंच रही है, सेना का क्या हाल है, युद्ध में क्या हो रहा था, ये सब चीजें देख रहे थे। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था। जो मेरे खास दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि रात रात भर हमने इस लड़ाई को लेकर काफी सारी चर्चाएं की हैं और इस पूरे सिचुएशन पर बहुत गहरी नजर बनाए रखी हुई है। ठीक है, मैं आज इस वीडियो में ना बहुत ज्यादा तामझाम नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, मुझे काफी सारी चीजें आपको बतानी है और ये ऐसी चीज ही है ना जो कि मैं बहुत देर से इसको नोटिस कर रहा था और इसको मैं यूं ही नहीं जाने देने वाला था। जब ये पहलगाम का हमला हुआ उसके ऊपर भी मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन नहीं मन कर रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि पूरा देश डिस्टर्ब था। मैं भी बहुत ज्यादा उसको लेकर दुखी था क्योंकि ये बहुत कायराना और घातक हमला था। लेकिन उसके बाद में जब भारतीय सेना ने जवाब देना शुरू किया और हमने देखा कि किस तरह भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद में काफी सारी चीजें हुई हैं, ये चीजों को देखकर एक तरह से देश के लोगों में उत्साह बढ़ने लगा और वो काफी अच्छा लगा देखकर। और उसके बाद से मैंने चीजों को और भी बारीकी से देखना शुरू किया। चीजें उतनी आसान और उतनी सिंपल नहीं है जैसी कि आपको नजर आ रही है हर तरफ। सीज फायर हो गया। ये सीज फायर, ये जो वर्ड है मैं इसको इस्तेमाल करना ठीक भी नहीं समझ रहा। ये सीज फायर नहीं, इसको वॉर स्टॉपिंग कह सकते हैं, वॉर स्टॉपेज कह सकते हैं, या इसको आप एक टेक्टिकल ब्रेक कह सकते हैं। हम इसको सीज फायर क्यों नहीं कह रहे हैं, इस वीडियो के एंड तक मैं बता दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको काफी सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि हम एज एन इंडियन हमें इस चीज को सीखना समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टोटल 9 ऐसे लेसन्स हैं जो हमने इस पूरे वॉर बैकग्राउंड को, वॉर थिएटर को देखकर समझा है, जो भारत के पक्ष में है, भारत के विरोध में है। कैसे है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, मैं आपकी बुद्धि पर छोड़ता हूं। और सबसे पहला जो टॉपिक लेकर आ रहा हूं, मैंने टाइम स्टैम्प ऐड कर दिया, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। सबसे पहली बात है, जब से ये सीज फायर वाली बात, ये वॉर रुकने वाली बात आई है, अचानक से सब कुछ हो गया। 2 घंटे के अंदर अंदर आप कह सकते हो कि भारतीय सेना एक तरफ बहुत एडवांस पोजीशन पर है, पुरजोर हमला की जा रही है, फिर अचानक से हो जाता है कि सीज फायर। आखिर ये सीज फायर क्यों हुआ? मैं सीज फायर क्यों हुआ उसके पहले थोड़ा भारत के लोगों की मेंटालिटी पर भी बात करना चाहता हूं। जब हमारी सेना आगे बढ़ रही थी, हमारे देश के पॉलिटिकल लीडरशिप के नेतृत्व में हमारी सेना, हमारी सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, उस समय सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। जैसे ही सीज फायर होता है, जैसे ही ये वॉर रुकती है, टेक्टिकल ब्रेक आप कह लीजिए, अचानक से लोग कहने लगते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर डर गए, क्या प्राइम मिनिस्टर पीछे हट चुके हैं, क्या इंडिया इतना सब कुछ जीत कर वापस आ जाएगा, क्या हम पीओके वापस नहीं लेने वाले, क्या हम एटलीस्ट हाजी पीर नहीं लेने वाले हैं। मैं सच बताऊं तो ये सारे सवाल मेरे दिल में भी थे और उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी पर मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्सा आना लाजमी था कि अचानक से ये क्यों हुआ। लेकिन बात वही है कि लड़ाई के फैसले भावुकता में नहीं लिए जाते हैं, लड़ाई के फैसले दिमाग लगाकर लिए जाते हैं। और जब मैंने इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करना शुरू किया, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया, डिफेंस एक्सपर्ट जो मेरे संपर्क में है, जिन्हें मैं जानता हूं, जो एक्सपर्ट हैं इस मामले के, उनसे मैंने बात की, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी समझ में आई जो कि भारत के लिए बहुत ज़रूरी थी। जैसे ही ये हुआ कि अब भारत सीज फायर का पालन कर लेगा, ठीक है, हम फायरिंग नहीं करेंगे अपनी तरफ से, प्रोवाइडेड आप लोग भी हम पे हमला ना करें, लोग कहने लगे कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी हैं और नरेंद्र मोदी सायरन मैन है। ये देश भर में सायरन बजवा दिए, लेकिन जो करना था वो नहीं किए। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी को कंपेयर करना ये एक बेवकूफी वाला काम है। दोनों ही भारत के वो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मैं बहादुर समझता हूं। इंदिरा गांधी ने भारत का नेतृत्व उस वक्त में किया जब भारत उतना मजबूत नहीं था जितना आज मजबूत है। भारत उस समय उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं था जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पावर आज है। भारत उस टाइम पे इकोनॉमिक, मिलिट्री रूप से उतना सशक्त नहीं था जितना आज वो सशक्त है। दोनों सिचुएशन अलग हैं, उसे समझने की कोशिश करिए। Look, I think 1971 was a great achievement of our history. I'm proud of it as an Indian. Indira Gandhi ji rewrote the map of the subcontinent, but the circumstances were different. Today's Pakistan is a different situation. Their equipment, their military equipment, the damage they can do, everything is different. And the circumstances of Bangladesh were fighting a moral cause to actually bring people to freedom and liberation. That was a completely different story. This is a different story.
we would have ended up with a much longer, protracted conflict with a lot of loss of life on both sides, a lot of damage, a lot of expense. Is this the biggest priority for India today? No, it's not. We wanted to teach those who had sent these terrorists across that there is a price to be paid. इंदिरा गांधी जी ने नो डाउट देश का बहुत बढ़िया नेतृत्व किया था और पूरा भारत उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता है और करता रहेगा, करना भी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के सिचुएशन को इंदिरा गांधी से कंपेयर करना यह ठीक नहीं है। आज भारत के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ हमारे पास खोने को। और सच बताएं तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चाइना और यूरोप के काफी सारे कंट्रीज ये चाहते हैं कि भारत एक फुल फ्लेज वॉर करे। मैं अपने पहले के एक रील में बता चुका हूं कि जब वॉर होती है तो इकोनॉमी को लॉस भी होता है, और यही तो लोग चाहते हैं, यही तो यूरोप की कंट्रीज भी चाहती है, यही तो चाइना भी चाहता है। और ये झूठ कहना नहीं होगा कि यही चीज अमेरिका भी चाहता है। आखिर कोई भी देश दूसरे देश को आगे बढ़ते हुए कैसे देख सकता है? डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कोई भी देश किसी दूसरे देश का दोस्त नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है, कॉमन इंटरेस्ट की बात होती है। तो अगर आप समझते हैं कि अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, कॉमन इंटरेस्ट की बात है, जिस दिन इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो वो भी हमें डस्टबिन समझने लगेगा। प्रोवाइडेड हम डस्टबिन नहीं है, हम उसको डस्टबिन बनाने की काबिलियत आने वाले कुछ सालों में रखेंगे और रख रहे हैं। मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ये वॉर और आगे बढ़ती, फुल फ्लेज वॉर हो जाती, तो हमारा देश कई साल पीछे जाता। लड़ाइयां देश को आगे नहीं बढ़ाती, लड़ाइयां देश को पीछे घसीट देती हैं। और यही भारत के साथ होता, इकोनॉमी का नुकसान होता। फिर मैंने जितनी चीजें बताई हैं, प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन, बैंकरप्सी, बहुत सारी चीजें होती है, स्टॉक मार्केट का गिरना, जो चीजें शायद लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर इन सब चीजों को आप एक वक्त को बर्दाश्त कर भी लेते तो इससे भयानक चीज जो होती वो थी लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ्स। निर्दोष लोग मारे जाते। आपने देखा होगा कि जब पुंछ में हमला हुआ तो छोटे छोटे बच्चे मरे हैं। उन बच्चों के लाशों के फोटोज मैंने देखी और मैं डिस्टर्ब हुआ, और जाहिर सी बात है कोई भी मजबूत दिल का आदमी उसे देखकर डिस्टर्ब हो ही जाएगा। हमारा भारत इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं है कि बच्चों की लाशों को देखकर आराम से रह सके। हमारा भारत उतना मजबूत नहीं है जो औरतों की लाशों के साथ हुई बर्बरता को देखकर, भयंकर रूप से उनकी क्षत विक्षत शरीर को देखकर आराम से बैठ सके। इसीलिए ये वॉर को रुकना जरूरी था। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वॉर कर नहीं सकते। वॉर करने पर आ जाए तो पाकिस्तान की क्या हालत कर सकते हैं हमने 1965, 71, 99 तीनों सालों में बताया है। और 2025 में अगर ये एस्केलेट होता तो इकोनॉमी का लॉस तो बाद में देखा जाता। पाकिस्तान की जो दुर्दशा होती वो जाहिर सी बात है वो 1947 में वापस चला जाता, जब वो दूसरे देशों से कर्जा मांगकर छत लाता अपने ऊपर। गाजाफिकेशन भी हो सकता था पाकिस्तान का, बहुत कुछ हो सकता था। इंडियन आर्मी इज वेल कैपेबल। बात यहां पर यह है कि जो लोग अंधेरे में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, भाग कर जाते हैं, जिन्हें डर लगता है, वो आज नरेंद्र मोदी को, भारत सरकार को और इंडियन आर्मी को विदेश नीति सिखा रहे हैं। वो इंडियन आर्मी को ये सिखा रहे हैं कि लड़ाई कैसे करनी है। पीओके की बात है ना, पीओके के लिए मैं भी दिल से चाहता हूं कि जल्द से जल्द पीओके भारत का हिस्सा बने। भारत की जमीन का 1 इंच भी दुश्मन के पास रहना मुझे भी बर्दाश्त नहीं है, और भारत के किसी भी एक देशभक्त नागरिक को बर्दाश्त नहीं होगा। लीव अलोन एवरीवन। यहां पर यह जो पूरा टॉपिक रहा है वो भी आएगा, पीओके भी आ जाएगा भारत में, एक दिन जरूर आएगा, लेकिन वो हमारी इंडियन आर्मी डिसाइड करेगी उसको कब वापस लेना है, कैसे वापस लेना है। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी को कंपेयर करना इज नॉट एट ऑल अ वाइज सॉल्यूशन। ये बिल्कुल एक वाइज सॉल्यूशन नहीं था, एक वाइज स्टेप तो बिल्कुल भी नहीं था। पॉलिटिकली मोटिवेट स्टेप आप इसे जरूर कह सकते हैं, और इसे कौन कर रहा है ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, आप खुद समझदार हैं। अब आते हैं कि ये पाकिस्तान अचानक से ये सीज फायर का झंडा क्यों बुलंद करने लगा। आप खुद सोचकर देखिए, जो पाकिस्तान इतना अल जिहाद का नारा भारत के खिलाफ लगा रहा था, जो पाकिस्तान जंगी जुनून में सवार इंडिया को हम हरा कर दिखाएंगे, इस तरह की बातें कर रहा था, वो पाकिस्तान अचानक से सीज फायर की बातें करता है, ये समझ में नहीं आता। जो पाकिस्तान अचानक से 300-400 ड्रोन्स भारत में भेज रहा है, वो हमारे रिलीजियस साइट्स को टारगेट कर रहा है, जो हर तरह के टेक्टिकल गेम्स खेल रहा है भारत को घुटने पर लाने के लिए, वो अचानक से सीज फायर की बात करता है। ये सोचने में ही बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगता है। जरूर पाकिस्तान को चोट बहुत गहराई में लगी है और ऐसी जगह लग गई है जिसकी वजह से वो बौखला गया है, और सिर्फ वही नहीं, काफी सारे दूसरे देश भी सख्ते में आ गए हैं ये देखकर कि चोट ऐसी जगह पर लग गई है। एक अनयूजुअल सी एयर एक्टिविटी पाकिस्तान के एयर रडार पर देखी गई।
जब भारत ने सुबह सुबह पाकिस्तान के काफी सारे एयर बेसिस पे हमला कर दिया, रात से ही हमले चल रहे थे, सुबह तक चल रहे थे, तो एक बहुत ही बड़े एयरबेस पर हमला कर दिया। उसके बाद एक स्पेशल एयरक्राफ्ट जो कि यूएस का एयरक्राफ्ट है वो वहां पर आता है, और ये एयरक्राफ्ट ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट करने वाला एयरक्राफ्ट है। जब मैंने इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट है जो कि स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, न्यूक्लियर टैक्टिक्स के लिए, और या तो कुछ स्पेशल कार्गो के लिए, स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में लिए जाने वाला प्लेन नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं होता, देर रात की बात है, एक इजिप्ट का प्लेन जो कि पहले बीजिंग जाता है और उसके बाद में पाकिस्तान में लैंड होता है यहीं पर, और इसके पास होता है बोरॉन। ये लेकर आ रहा है बोरॉन, और बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने में। ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, और ये कुछ गिने चुने वेबसाइट्स पर आई और छोटे मोटे इसके बारे में ट्वीट्स भी मैंने देखे जिनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। जब मैं इन सब चीज़ों को कनेक्ट करता हूं तो अभी समझ में आता है कि जो पाकिस्तान इतनी मजबूती से भारत के खिलाफ लड़ने के दावे कर रहा था, जिसके सिविलियंस भारत को घुटने पर लाने की बात कर रहे थे, अचानक से वो लोग सीज फायर का झंडा बुलंद करते हैं और खुद घुटने पर आ जाते हैं। जाहिर सी बात है कि चोट बहुत गहरी लग गई है, और शायद जो कि भविष्य में पता भी लग सकता है, भारत ने प्रिसिशन स्ट्राइक्स जो भी किए हैं उसमें इनके न्यूक्लियर वाले अड्डे शामिल हैं, उनको नुकसान पहुंचा दिया गया है। वरना ये यूएस का प्लेन यहाँ पे क्या कर रहा है? ये इजिप्ट का प्लेन अचानक से बीजिंग से फिर यहाँ पर आ रहा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? और खबर तो ये भी आ रही कि ये बोरॉन लेकर आ रहा है। तो आप जरा खुद सोचकर देखिए, चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट करिए और सोचिए कि अचानक से ये पाकिस्तान घुटने पर कैसे आ जाता है। और यहाँ पर सारा क्रेडिट तो हमारे ट्रंप चाचा उठा ले गए, और सारी दुनिया में एक जोकर की तरह अपनी हंसी बनवा ली उन्होंने। ये सारी बातें मैं हवाई में नहीं कह रहा हूं। 2018 में एक एक्स आर्मी ऑफिसर जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने एक पोस्ट लिखा था, काफी डिटेल्ड न्यूज आर्टिकल की तरह उन्होंने पोस्ट लिखा, और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि पाकिस्तान का ये जो एयरबेस है, नॉट सरगोदा, ये दूसरा एयरबेस है जहां की बात मैं कर रहा हूं, प्रोबेबली नूर खान एयरबेस है ये। इस एयरबेस में न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। पाकिस्तान इज होल्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन दिस एरिया, और भारत ने वहीं पे स्ट्राइक किया। अब देखिए, हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी की तरह अनप्रोफेशनल या अनपढ़ गवार वाली आर्मी नहीं है। हमारी आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल है, और अगर वो किसी जगह को टारगेट कर रही है तो ये जाहिर सी बात है वहां पर कुछ बड़ा है। नॉर्मल ऐसे चुटपुट जगह पर बॉम्ब गिराकर इंडियन आर्मी अपने रिसोर्सेस और अपनी एनर्जी, अपना समय बर्बाद नहीं करती है। बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, और आज न तो कल ये बात सामने आएगी ही जरूर। आप इस वीडियो को सेव करके रख लेना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ये बात सामने जरूर आएगी। न्यूक्लियर रेडिएशंस की खबरें छुपकर नहीं रह सकती, और भारत में भी ये खबरें उठना शुरू हो चुकी हैं, ये ट्रेंड पकड़ लेंगी। अब इस लड़ाई से हमने कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स को सीखा है, और उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो भारत के लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि एवरी इंडियन शुड वॉच दिस वीडियो। पहला पॉइंट है, पाकिस्तान मिलिट्री और डिप्लोमेसी दोनों ही फ्रंट पर बुरी तरह से ह्यूमिलिएट हो चुका है। ये ह्यूमिलिएशन ऐसा है जिसे पाकिस्तान ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब ये पहलगाम का हमला हुआ था, जो कि पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड हमला था, इस हमले में हिंदुओं को मारा गया, उनका धर्म पूछकर, कलमा वगैरह पढ़वाकर उनको मारा गया था। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, पाकिस्तान की साजिश तो जरूर थी कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम का एक रिफ्ट क्रिएट किया जाए, उनके बीच में एक झगड़ा क्रिएट किया जाए, जो कि मैं इस बात को निगलेक्ट नहीं करूंगा कि जो कि क्रिएट नहीं हुआ, कुछ हद तक क्रिएट हुआ। लेकिन हमें इस चीज को भूलना भी नहीं चाहिए कि हमारे देश की ही सोफिया कुरैशी, वो एक जाबाज ऑफिसर है जो कि पाकिस्तान के सभी लोगों को जवाब दे रही थी कि हमारे भारत में भी ऐसे देशभक्त मुसलमान हैं जो कि हमारे भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जब उसका ये नैरेटिव फेल हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सिखों को भारत के खिलाफ करने की कोशिश की। उसने ये कहना शुरू किया कि भारत ही सिखों के गुरुद्वारे पर बम गिरा रहा है और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है, और हम तो सिखों को हमला नहीं करना चाहते, हमारे टारगेट्स हिंदू हैं। ऐसा पाकिस्तान की तरफ से काफी सारे पोस्ट आए थे, और वहां के अच्छे लोगों ने इस तरह के पोस्ट किए थे। सिखों ने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को इस तरह से घेर लिया कि पाकिस्तान जमीन पर कुछ करने की हिम्मत भी कैसे करता। जब अमृतसर की तरफ जो मिसाइल्स बढ़े थे पाकिस्तान का, उसे हवा में ही रोक दिया गया था। सिखों को इस बात की नाराजगी तो थी। अब आप पाकिस्तान बस इतना ही सोच ले, अगर एक भी मिसाइल
अमृतसर के उस गोल्डन टेम्पल के परिसर में गिर जाता या आसपास भी गिर जाता तो पंजाब ही अकेले काफी था पाकिस्तान की वाट लगाने के लिए। तो पाकिस्तान का ये नैरेटिव भी कि भारत के सिखों को भारत से अलग करने का, भारत से उनको भी रिफ्ट क्रिएट करने का, ये भी बुरी तरह फेल हो गया। पाकिस्तान ने जितनी भी अपनी पीआर कैंपेन्स चलाई, जितनी भी अपनी आर्मी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश की और जितने भी दावे उसने किए कि हमने 4 राफेल गिरा दिए, हमने इतने राफेल गिरा दिए, बस वो सोशल मीडिया पर और वीडियो गेम्स में गिरा दिए होंगे, बस वही वो बार बार उनको रियलिटी मानकर बैठा था। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का बयान तो आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा ना, वो किस तरह से कह रहे थे कि इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की बातों को सच मान रहे हैं। तो सोचिए इस देश की ये हालत है, तो ये डिप्लोमेटिक तरीके से भी ह्यूमिलिएट हो चुका है और साथ ही साथ मिलिट्री तरीके से भी बुरी तरह ह्यूमिलिएट हो चुका है। दूसरा पॉइंट, इंडिया की जो रियल टाइम डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो रियल टाइम वॉर सिचुएशंस में, कॉम्बैट सिचुएशंस में बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर सकती है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये पूरी दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान की तरफ से इतने सारे ड्रोन्स चले, इतने सारे मिसाइलें चली हैं। मिसाइल दिल्ली को भी टारगेट किया गया है, अमृतसर की गोल्डन टेम्पल को भी टारगेट किया गया, माता वैष्णो देवी को भी टारगेट किया गया, सब कुछ टारगेट किया गया, लेकिन इन सब को हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मारकर खत्म कर दिया। इक्का दुक्का ड्रोन जो गिर भी गए वो चाइना माल ही तो था, वो चल गया तो चांद तक, वरना रात तक, वैसे भी उनका कोई असर हो नहीं पाया और वो जो गिरे उनका कोई मतलब ही नहीं था। तो भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी फिर एक बार पूरी दुनिया के सामने एक एग्जांपल बन के आई है कि रियल टाइम वॉर सिचुएशन में जो इंडिजीनियस वेपन्स है, जिसे हम आकाश मिसाइल कह सकते हैं या जितने भी L-70 है और फिर S-400 है, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं ये बहुत ही मुस्तैदी के साथ भारत इस्तेमाल कर सकता है। भारत इनको बना भी सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर भी सकता है। पाकिस्तान ही क्या, कोई भी दुश्मन हो उसके खिलाफ हम इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया ने देख लिया। अब जाहिर सी बात है इसके बाद भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स भी बढ़ेंगे और जाहिर सी बात है कि लोगों के जो दूसरे देश के होंगे, वो जो हमसे कमजोर हैं, जो दूसरे देश के लोग हैं, वो लोग इन मिसाइलों को खरीदने की चाह रखेंगे भारत से। अब ब्रह्मोस का प्रोडक्शन भी तो शुरू हो चुका है, अब उसे भी खरीदने की चाह कई लोगों की होगी। तीसरा पॉइंट, चाइनीज डिफेंस एक्सपोर्ट के रेपुटेशन को सीरियस धक्का पहुंचा है, बहुत ज़्यादा उनके रेपुटेशन खराब हो चुकी है। आप देखिए चाइना बहुत सारे डिफेंस के वेपन्स और बहुत सारे ऐसी आर्टिलरी और एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें, डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह सप्लाई करता था। अब इनकी जो चाइना माल है, जो इनका चाइना का जो भी सामान था वो कितना चलता है ये भारत वाले तो अच्छे से जानते ही हैं। पाकिस्तान वालों को भी इसका बहुत अच्छा अनुभव मिल गया। जो अरबों खरबों रुपए जो वो अपने देश की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा सकते थे, वो इन चाइना वालों को दे देकर, उनसे हथियार खरीद कर जो पाकिस्तान वालों ने अपनी ही बैंड बजा ली है, इसका एग्जाम्पल, इसका अनुभव तो उन्हें अब आ ही चुका होगा। पाकिस्तान का सारा डिफेंस टेक्नोलॉजी कितना खराब है और बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, इस चीज़ को दुनिया ने देख लिया, समझ लिया और जाहिर सी बात है कि अब आगे के सिचुएशंस में लोग चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने से पहले, दूसरे देश की बात कर रहा हूं यहाँ लोग का मतलब, वो डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने के पहले 100 बार सोचेंगे। तो चाइना की टेक्नोलॉजी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा धक्का है। फोर्थ पॉइंट, ये जो पूरा सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है पिछले कुछ दिनों में, ये पाकिस्तान के लिए मैसिव इकोनॉमिक और डिफेंस के रूप में, स्ट्रेटेजिक रूप में हर तरह से ये सेटबैक था। अब आप सोचिए पाकिस्तान के अंदर कौन सा देश इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, कौन सा देश पाकिस्तान में ये सोचेगा कि मैं यहाँ पर फैक्ट्री लगा दूं, यहाँ पे इंडस्ट्री सेट कर लूं, कौन सा देश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? ये देश जो खुद ही बैंकरप्ट है, जो कर्जा मांगकर लड़ाई लड़ने के सपने देख रहा है, इस देश के अंदर इकोनॉमिक रूप से कौन जाना चाहेगा? तो स्ट्रेटेजिक रूप से तो पाकिस्तान पीछे हो ही चुका है और इकोनॉमिक रूप से भी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हमने देखा कि कुछ क्रिकेटर्स वहां से, जो दूसरे देश के थे, वो वहां से निकले तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे थे। तो सोचिए जो क्रिकेटर्स वहां पे अनसेफ खुद को महसूस कर रहे हैं, तो बाकी के इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या हाल होगा जो वहां पर फैक्ट्री लगाने का ख्वाब देख रहा है। खुद पाकिस्तान ही अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे होंगे, तो उनका अब बाकी देशों की लोगों की तो बात ही अब छोड़ दीजिए। फिफ्थ पॉइंट, इंडिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी को अब ग्लोबल स्पॉटलाइट मिलना शुरू हो चुका है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो सारा सिचुएशन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा और ये पूरे कंडीशन में भारत ने जिस तरह से परफॉर्म किया, भारतीय सेना का जितनी भी सारी रही हैं, आकाश, पिनाक, तेजस, ये सब ने किस तरह से अपना जौहर दिखाया, किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया और कितनी इफेक्टिव ये साबित होते हैं दुश्मन को टैकल करने में, ये पूरी दुनिया ने देखा। तो जाहिर सी बात है अब भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत इन सब के प्रोडक्शन को और अच्छे से बढ़ाकर इन्हें एक्सपोर्ट कर सकता है दूसरे देशों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है।
सिक्स्थ पॉइंट, ऑपोजिशन पार्टीज का नेशनल सिक्योरिटी के मामले में उनके ऊपर क्रेडिबिलिटी इश्यूज अब भारत में होने लगे हैं। लोगों ने बहुत साफ साफ इस पूरे चीज को देख लिया कि किस तरह ये पूरे वॉर सिनेरियो में S-400 हो या राफेल हो, इन सब ने किस तरह से अपना जलवा दिखाया, किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटा के रख दी। ये भारत के हर एक व्यक्ति ने देख लिया, ऑपोजिशन ने भी देख लिया। लेकिन हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि जब ये राफेल खरीदा जा रहा था उस समय काफी सारे ऐसे भी लोग थे, मैं एक एक का नाम नहीं लेने वाला हूं, ये लोग भारत में ये राफेल के आने को लेकर भी विरोध कर रहे थे। वो इसे भी फालतू का इन्वेस्टमेंट समझ रहे थे और चौकीदार चोर है, राफेल में स्कैम हुआ, काफी सारी चीजें ये बता रहे थे। और अब भारत को समझ में आ गया है कि ये हमारे भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी था ये फाइटर जेट का होना। जब S-400 की डील हो रही थी उस समय बॉलीवुड के भी कुछ ऐसे चेहरे थे जो इसे लॉस ऑफ मतलब फालतू का लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ टाइम समझ रहे थे। कहना था कि स्कूल और हॉस्पिटल्स बनवा लेने चाहिए भारत को, ये मिसाइलें खरीद कर क्या होने वाला है। आज भारत के स्कूल और हॉस्पिटल्स की सुरक्षा इन मिसाइलों ने ही की है। तो भारत के जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके ऊपर क्रेडिबिलिटी का इश्यूज तो अब उठ ही रहा है। 7th पॉइंट, पूरे भारत में हमने एक यूनिटी को देखा, सर्ज इन पैट्रियोटिज्म को हमें देखने को मिला। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना फिर से एक बार जागी। लोग देश के लिए मरने मिटने के लिए फिर एक बार मुस्तैदी से तैयार हो गए। पाकिस्तान को सोशल मीडिया ही से यहीं पर धोना शुरू कर दिया। जरूरत पड़ती तो पाकिस्तान में घुसकर भी मारने की काबिलियत भारत के लोग रखते हैं, ये दिखाना भी शुरू कर दिया। और भारत के लोगों ने गुस्सा दिखाते हुए, एकजुट होते हुए, सभी तरह के डिस्क्रिमिनेशंस को दूर करते हुए पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के विरोध में और भारत की सेना के साथ मुस्तैदी से खड़े होने का यहाँ पे प्रदर्शन भी किया। हमने देखा कि किस तरह जब कुछ वॉलंटियर्स को बुलाया गया तो पूरा का पूरा शहर ही निकल पड़ा भारतीय सेना की मदद करने के लिए, वॉलंटियर ऑपरेशंस करने के लिए। ये दिखाता है कि हमारे भारत के लोग मुश्किल से मुश्किल समय में यूनाइट होने की काबिलियत रखते हैं। आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी, जो कि भारत में एक मुस्लिम नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट के बहुत ही ज़्यादा विरोधी रहे हैं, वो और उनकी पूरी पार्टी मुस्तैदी के साथ गवर्नमेंट के साथ में खड़ी हो गई और गवर्नमेंट के हर फैसले में गवर्नमेंट का साथ दे रही है और मुस्तैदी के साथ। तो एक बहुत, मुझे ओवैसी जी को देखकर ना बहुत ज़्यादा इस समय अच्छा लग रहा था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और भारत का हर एक व्यक्ति ओवैसी जी को देखकर बहुत खुश हो रहा था कि देश के ऐसे मुश्किल समय में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि ये इतने मुस्तैदी के साथ खड़े होंगे, और वो खड़े होकर दिखा दिया उन्होंने। और ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमने पाकिस्तान को रिप्लाई कर दिया कि देखो, तुमने रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश में कौन कौन हमारे देश की सरकार के साथ, हमारी सेना के साथ में खड़ा हो गया। ये एक बहुत ही अच्छा जेस्चर था ओवैसी जी की तरफ से। आई सैल्यूट फॉर दैट। 8 पॉइंट, भारत ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ में अपना स्टैंड दुनिया के सामने क्लियर कर दिया और इस चीज को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स आज तक करने में असफल रही थी। भारत ने जब से ये हमला हुआ उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ मुस्तैदी से खड़ा हुआ। हमने एयर स्ट्राइक की, हमने हर तरह के ऑपरेशंस कर लिए पाकिस्तान के खिलाफ में। और दुनिया की तरफ से ऐसा तो नहीं कि प्रेशर नहीं आया होगा, प्रेशर तो भरपूर आया होगा, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारा स्टैंड क्या है। भारत के लिए जो अच्छा होगा जो हम वो करेंगे। भारत के लिए जिसको मारना सही होगा उसे मारा जाएगा, जिसे जिंदा रखना सही होगा उसे जिंदा रखा जाएगा। हमने चाइना को तक बता दिया कि हम तुमसे भी नहीं डरते हैं। अब कल का एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। कल भारत सरकार की तरफ से एकदम क्लियर कर दिया गया कि बात अब सिर्फ पीओके पर होगी और पाकिस्तान को पीओके तो हमें देना ही पड़ेगा। हमने भारत का स्टैंड बहुत ही ज्यादा क्लियर कर दिया है कि पीओके हमारा है, हमारा था, हमारा ही रहेगा और कोई कितना भी कोशिश कर ले, बीच में घुसने वाले को हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। हमें बिचौलियों की जरूरत नहीं है। हमें ना यूएस का मीडिएशन चाहिए, ना ईरान का मीडिएशन चाहिए, ना टर्की का मीडिएशन चाहिए। किसी देश का हमें मीडिएशन नहीं चाहिए। हम अपने मामलों को खुद सुलझाने की काबिलियत और ताकत रखते हैं। भारत ने इस मैसेज को बहुत ही क्लियर तरीके से दुनिया के सामने रख दिया है। 9th एंड द लास्ट पॉइंट, भारत ने बहुत ही ज्यादा मजबूती से दिखाया कि हमारी आर्मी कितनी स्ट्रक्चर्ड है और कितनी मुस्तैदी के साथ हम लोग दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। हम कितने प्रोफेशनल हैं। हमने बहुत ही साफ साफ कह दिया कि हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। हमने सिविलियंस को या पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को निशाना नहीं बनाया, बाद में बनाया जब उन्होंने शुरुआत की। भारत अभी भी अपने स्टैंड पर नो फर्स्ट अटैक वाला जो रहा है कि हम पाकिस्तान की मिलिट्री पर हमला नहीं करने गए थे। हम सिर्फ जो टेररिस्ट साइट्स थे, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनको उड़ाने गए थे, उनको हमने उड़ाया। और उसके प्रमाण भी हमारे पूरी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हमारे जो डीजीएमओ हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने
सब शेयर कर दिया। और ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारी भारत की सेना बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है, जो कि प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने में, उसको कार्रवाई करने में विश्वास रखती है। कितने भी बुरे से बुरे सिचुएशन हो जाए, इमोशंस में बहकर हमारी सेना एक्ट नहीं करती, स्ट्रेटेजिक तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन के साथ ही हमला करती है। और जब हमला करती है तो ऐसा करती है कि वो याद रह जाए। अब जाहिर सी बात है कि हमने जो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अगर गोली चली तो यहाँ से गोला चलेगा, ये पाकिस्तान को डरा कर रखेगा और पाकिस्तान को डरना भी चाहिए, क्योंकि अब जो गहरा वाला जख्म मिला है उससे भी गहरा जख्म भारत देने की काबिलियत रखता है। ये पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए। आज के दौर में भारत जो है वो खुलकर अपने फैसले खुद ले रहा है। हम दूसरे देशों के सामने रोने नहीं जाते हैं। आप याद करिए, जब 26/11 का अटैक हुआ था तो भारत सरकार ने क्या किया था। भारत की सरकार अमेरिका से बोल रही है कि पाकिस्तान हमको मारता है, पाकिस्तान हमको मारता है। मुंबई का जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जो ट्रेन अटैक हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, काफ़ी सारे ब्लास्ट हुए हैं हमारे देश में, काफ़ी सारे टेरर अटैक्स हुए हैं। उनके बाद क्या होता था, हम डोजियर देते थे, हम पाकिस्तान की कड़ी निंदा कर देते थे, हम पाकिस्तान को बोल देते कि भाई तुमने हमको क्यों मारा, और अमेरिका के सामने बोलते थे कि पाकिस्तान हमको मार रहा है। बस इसी रोने पीटने में अपना माहौल भी खराब कर लेते थे और अपना इज्जत भी गवाकर भारत आ जाया करता था। लेकिन अब भारत वैसा नहीं रहा। अब भारत अपने ईंट का जवाब भी पत्थर से देने की काबिलियत रखता है। इस चीज़ को हमने बहुत साफ साफ कह दिया, और ये इस चीज़ में आप बिल्कुल भी इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये सब एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से ही संभव होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे भक्त या अंधभक्त बहुत सारी चीज़ें कहेंगे। आई डोंट केयर अबाउट इट। आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, आप मुझे अनफॉलो करके अभी कभी जा सकते हैं। आई डोंट केयर अबाउट इट। बात तो वही कहूँगा जो सच है। भारत मुस्तैदी के साथ में पाकिस्तान का हमला उसको जवाब देता है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी भारत मजबूती से अपने बातों को रखता है। इस चीज़ को अब देश का विपक्ष भी इग्नोर नहीं कर पा रहा। तो ज़रा खुशफहमी से बाहर आइए। भारत बहुत मजबूत है, और भारत इसी तरह आगे भी, जो भी पाकिस्तान अगर बाई चांस कभी बौखला जाए और हमला करने की कोशिश करे, तो वो अब जानता है कि किस तरह से भारत उसको जवाब देगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, सारे पॉइंटर्स आपके दिमाग में घुस गए होंगे, और ये किस तरह से भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। जो पाकिस्तान फतेह फतेह चिल्ला रहा था, वो कितनी बड़ी फतेह है ना, वो भी देख लें। जनाजों के वीडियोस आ रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पाकिस्तान के ऑफिसर्स के जनाजों के वीडियोस से। जरा उन वीडियोस को देख लें, जितने भी सैटेलाइट इमेजेस हैं उन सबको चेक कर लें, और जरा एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान का आसिम मुनीर अपने प्रजा की, अपनी जनता की आंखों में आंख डाल के बोल दे कि हमने फतेह हासिल की है, भारत ने फतेह हासिल की है, भारत जीता है। और से इट लाउडली, से इट अगेन, कि भारत इस लड़ाई को जीता है। भारत ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान को हराया है, भारत ने जंग के मैदान में भी पाकिस्तान को हराया है, और भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी बात को क्लियर रख दिया है कि हर एक मामले में हम पाकिस्तान को हराते आए हैं और हराते रहेंगे। हमारा स्टैंड टेररिज्म के खिलाफ में क्लियर है और क्लियर रहेगा। अब तक जितने हमले हुए हैं ना, मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि ये रुकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादियों को मारने का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान के हाफिज सईद, आज ये मसूद अजहर जो जिंदा बचे हो बाई चांस अगर, तो वो लोग याद रखें कि बाहर निकल गए तो कोई अननोन आदमी आकर निपटा भी सकता है। 72 हुरों के पास भेजने में देर नहीं लगेगा। ये नया भारत है, और भारत के लोग भी भारत की सेना के साथ, सरकार के साथ में खड़े हैं, जवाब देना जानते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बात लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा भावुक होकर बात नहीं करता हूँ, मैं इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि भारतीय सेना ने इतना मजबूती से काम किया। ये मैं बहुत गर्व हो रहा है मुझे, और सुकून मिल रहा है। जब से ये पहलगाम का हमला हुआ था ना, उस दिन रोज़ रात को सोते समय भी लगता था कि यार कब बदलाव होगा, कब पाकिस्तान की वाट लगेगी। रोज़ सुबह उठते पट से मोबाइल देखता था कि रात में कुछ हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अच्छा हुआ कि उस रात को मैं देर तक जगा था और मैं उस रात सोया नहीं। जाहिर सी बात है, भारत का कोई भी व्यक्ति सोया नहीं होगा सुकून से। जब पाकिस्तान की वाट लग रही हो, भारत के लोगों को न्याय मिल रहा हो, तो नींद नहीं आती है। खुशी है, मैं गर्व है हमारी भारत की सेना पर। फिर से एक बार कमेंट करिए कि यस वी हैव वन द वॉर, इंडिया हैज वन द वॉर। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, और हम ऐसे ही हराते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।